हेलो एवरीवन। और आज हम लोगों का जो है वो डे 4 है पॉलिटी पीवाईक्यू सीरीज़ में। ओके, पिछले 3 दिनों से हम लोग 10-15 क्वेश्चन इस तरीके से करते आ रहे हैं। आज करीबन 20 to 21 क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ओके, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, अ सिटीजन ऑफ इंडिया विल लूज हीज और हर सिटीजनशिप इफ़ ही और सी। भारत का नागरिक अपना नागरिकता खो बैठेगा कब? तो ऑप्शन देखते हैं। री अनाउंसेस इंडियन सिटीजनशिप, कि भाई वो अपने से ही ये कर दे, ठीक है, डिक्लेरेशन दे दे कि हाँ मैंने सिटीजनशिप को ये कर दिया है, तो ठीक है ये हो जाएगा। ओके, वॉलेंट्रली एक्वायर्स द सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री। ये वॉलेंट्रली, अगर याद आ रहा हो तो हम लोग शायद डे वन में ही हम लोग जो है 4-5 स्टेप्स देखे थे, 4-5 पॉइंट्स देखे थे जिसमें से एक इंसान अपना सिटीजनशिप खो सकता है कि नहीं। तो उसमें भी ये सब हम लोग डिस्कस किए ही थे। तो वॉलेंट्रली अगर एक्वायर कर लेता है दूसरे कंट्री का सिटीजनशिप तो भी, तो 1 और 2 ये ऑप्शन सही होता ना। मैरीज अ सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री, भाई मैरी कर लेगा दूसरे कंट्री से किसी से भी, तो यहाँ पर ही नहीं होगा। हाँ, मैरी करने के बाद, शादी करने के बाद अगर वो वॉलेंट्रली एक्वायर कर ले उसी कंट्री का सिटीजनशिप, तो फिर यहाँ पर ही वो भारत का नागरिकता खो बैठेगा। तो ये ऑप्शन अपने पास गलत होता हुआ नज़र आता है। अभी 3 यहाँ है, 3 यहाँ है और कहीं नहीं है, तो ये और ये तो ख़त्म कर दो। ओके, और 1 और 2 ऑटोमेटिकली मेरे सही हो रहे थे, तो 1 और 2 सिर्फ और सिर्फ यहाँ दिख रहे हैं। सो 4 पढ़ने का ज़रूरत भी नहीं है, फिर भी हम लोग पढ़ते हैं कि क्रिटिसाइजेस द गवर्नमेंट। ओके, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहा है। नहीं भाई, क्रिटिसाइज करना नहीं है। हम क्रिटिसाइज नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट अच्छा कैसे बनेगी? क्रिटिसाइज करना तो हमारा अधिकार है, ठीक है, लेकिन क्रिटिसाइज में ये ना होना चाहिए सेडेशियस और सबवर्सिव एक्टिविटी ना हो। कोई भी इंसान जो कर रहा हो क्रिटिसाइज, उसमें इस तरीके का एक्टिविटीज़ छुपा हुआ ना हो। मतलब कि ऐसा कहने का मतलब है कि डिसअफेक्शन प्रमोट ना कर रहा हो गवर्नमेंट के विरुद्ध, तब तक नहीं बैठेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ही हम लोगों का ऑप्शन सी सही होता हुआ नज़र आ रहा है कि नहीं। बाकी हम लोग इस पे डिस्कस किए ही थे कि कैसे कैसे सिटीजनशिप लूज़ किया जा सकता है, ठीक है। फिर भी अगर हम लोग सिटीजनशिप एक्ट 1955 की बात करें, सिटीजनशिप एक्ट 1955, तो उसमें 3 तरीके बताए गए हैं कि एक तो रेनॉन्सिएशन, दूसरा टर्मिनेशन और तीसरा डेप्रिवेशन। ये 3 तरीके इससे कर सकते हैं। अब डेप्रिवेशन में भी कहता है कि भाई क्या है कि इंसान कोई फ्रॉड से सिटीजनशिप एक्वायर किया हो, या सिटीजन डिसलॉयलिटी शो कर रहा हो गवर्नमेंट के प्रति, या फिर अनलॉफुल ट्रेड में इंगेज हो जब वॉर चल रहा हो अपने कंट्री में तब, या फिर उसने रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन के थ्रू इंडिया का सिटीजनशिप लिया और 2 साल तक मतलब कह रहा है कि इम्प्रिजन हो गया जेल में, ठीक है, 2 ईयर के लिए विद इन द 5 ईयर, ठीक है, तो हो सकता है। और लगातार फिर 7 साल तक बाहर रहा हो दूसरे कंट्री में। तो ये कुछ तरीके थे, ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, ठीक है। ओके, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखो, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में सेलेक्ट करना है करेक्ट, इसको थोड़ा सा, हाँ ठीक है। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन, मतलब कि मैच करना है इसमें कौन से आर्टिकल में मतलब प्रोविज़न और आर्टिकल, भाई सीधी सी बात है कि आर्टिकल कौन सा आर्टिकल किसके बारे में बात कर रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 360, 312, 280, 368 हम लोग पढ़ते हैं जनरली,
कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368, अंडर आर्टिकल 368, ऐसे करते रहते हैं, ये जनरली याद रहेगा। वैसे यूपी पीसीएस का ये क्वेश्चन चल रहा है 2016 का, ठीक है। तो ए का 4 मेरे पास कहाँ नज़र आ रहा है, यहाँ एक ही में नज़र आ रहा है, बाकी कहीं नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन बाकी और भी चीज़ें हम लोग देख लेते हैं बाकी ऑप्शन में। तो हाँ भाई, कि हम लोग जानते हैं 360 से पावर है पार्लियामेंट के पास कि कॉन्स्टिट्यूशन को ये अमेंड कर सके। उसके बाद बी ऑप्शन जो है फाइनेंस कमीशन, ये आर्टिकल मेरा 280 में है, ओके, कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फाइनेंस कमीशन के बारे में बात करता है आर्टिकल 280। फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी देखो आर्टिकल सी 360, फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये हाँ देखो 360। हम लोगों के पास और भी इमरजेंसीज़ है ना, नेशनल इमरजेंसीज़ है और स्टेट इमरजेंसीज़ है कि नहीं। तो नेशनल इमरजेंसी हम लोगों के पास आर्टिकल 352 पर होता है। इसके ग्राउंड हैं भाई कि वॉर हो रहा हो, या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन हो, या फिर आर्म रिबेलियन हो, ये कुछ ग्राउंड्स हैं। उसके बाद स्टेट इमरजेंसी जो आर्टिकल 356 में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360। उसके बाद एक लास्ट बच गया ऑल इंडिया सर्विस, तो ये अपना आर्टिकल चल जाएगा 312, ओके। तो यहाँ पर ये ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है, बी, ओके। आगे बढ़ते हैं, इसमें भी मैच करना है लिस्ट, ठीक है। अभी पढ़ के आए यार, यहीं पर देखो ऑल इंडिया सर्विस कहाँ गया, आर्टिकल 12, तो उसी के रिलेटेड वहाँ पर ही हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि जो है ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है या ऑल इंडिया सर्विस, यही तो है। तो ये आर्टिकल 315, तो यहाँ पर ही ऑप्शन ए डी का 1 ये यहाँ है और यहाँ पर भी है, तो ये बाकी सब हटा दो, अपने पास 2 ही बचा है कि नहीं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये हम लोग जनरली पढ़ते हैं आर्टिकल 148 में, है ना, कि भाई अपने पास आर्टिकल 148 के तहत कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होगा इंडिया का, जो कि अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट के जरिए, और इसका रिमूवल जो होगा वो उस तरीके से होगा जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज का रिमूवल हो जाता है, सेम ग्राउंड में, है कि नहीं। उसके बाद तो इसका ए का 3 हो गया, ए का 3 यार गजब खेल रहा है, यहाँ दोनों में भी ए का 3 है, अभी भी कोई काट नहीं सकते। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइनेंस कमीशन, बी ऑप्शन का फाइनेंस कमीशन अपने पास आर्टिकल 280, इसका तो सेम ही हो गया, ठीक है। 280 अभी पीछे भी देखे थे कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फाइनेंस कमीशन की बात करता है, तो बी का 2, चलो यहाँ आ गया, अब ये ख़त्म कर दो। अब सी का ऑटोमेटिकली 4 हो जाएगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल आर्टिकल 323A, मतलब कि ऑप्शन ए हमारे पास यहाँ सही होता हुआ नज़र आता है। 323A बेसिकली यही कहता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का इस्टेब्लिशमेंट करना है, एक से अधिक स्टेट के लिए भी हो सकता है या फिर सेपरेटली ईच स्टेट के लिए भी हो सकता है, ठीक है, ओके। क्वेश्चन 47 क्या कहता है कि जो 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज विच ऑफ द फॉलोइंग्स स्टेट्स। तो ठीक है, आर्टिकल 6 कहता है कि भाई आपको जो है ट्राइबल एरियाज़ के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है, लेकिन वो जो स्टेट्स हैं वो कौन है। तो हम लोग पिछले वीडियोज़ में बात कर चुके हैं कि 6th शेड्यूल में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की बात करता है ना। लेकिन अब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से तो क्या इतने से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, देखते हैं। बिहार नॉर्थ ईस्टर्न नहीं है तो काट दो, मेघालय त्रिपुरा मिजोरम ये है, उत्तराखंड मणिपुर झारखंड ये नॉर्थ ईस्टर्न नहीं है, उत्तराखंड तो नहीं है, झारखंड नहीं है, मणिपुर है, तो चलो ठीक है 2 हटा दो ना। अब मेरे पास 2 ऑप्शन बचता है, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश एंड त्रिपुरा। तो यहाँ से थोड़ा सा याद रखने का तरीका है कि हम 6th शेड्यूल में कैसे याद रखे हैं, ATM स्क्वायर
ATM स्क्वायर कहने का मतलब है A से आसाम, T से त्रिपुरा और M से एक M से मेघालय और एक M से मिज़ोरम। थोड़ा सा याद करना पड़ेगा इसमें। तो यहाँ पर ये ऑप्शन 47 का बी होता हुआ नज़र आता है। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, आप लोग को पता है ना कैसे करना है। क्वेश्चन दिखे तो रोकना है, फिर अपने अकॉर्डिंगली एक्ट करना है, आंसर करना है, फिर आगे बढ़ना है। ओके, क्या बोल रहा है? आइडिया ऑफ प्रीएम्बल हैज़ बिन बोरोड, कहाँ से लिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो हम लोग प्रीएम्बल जब पढ़ते हैं तो वहीं से बोलते हैं कि भाई ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से इंस्पायर है। लेकिन क्या यहाँ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है? जी नहीं है। तो फिर थोड़ा सा हम लोगों को और ज़्यादा जानना होगा कि भाई ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन तो पंडित नेहरू ने जो पास किया था उसके बेसिस पे अडॉप्ट किया गया, लेकिन इसको इस फीचर को जो है लिया गया है हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से ले रखा है। ठीक है, तो हम लोगों को ये थोड़ा सा फैक्ट बेस्ड है भाई, पीसीएस का है इसीलिए। देख लो 2015 का क्वेश्चन है तो फैक्ट बेस्ड वन वर्ड वाला वहीं पूछता है ज़्यादातर, ये फैक्ट बेस्ड है तो ये हमें याद करना होना चाहिए। यूएसए से हम लोग ये भी जानते हैं कि प्रीएम्बल को अमेंड किया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत, है कि नहीं, 1976, जिसमें से 3 वर्ड्स जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, है कि नहीं। ओके, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 49, इसमें भी मैच करना है। ये भी यूपीपीसीएस के मेंस में पूछा गया है, 2015 का क्वेश्चन है। ओके, आर्टिकल 76, आर्टिकल 148, आर्टिकल 75(1), आर्टिकल 131। तो यहाँ पर 148 अभी अभी हम लोग पढ़ करके ही आए हैं, है कि नहीं। 148 पढ़ करके आए नहीं कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो बी का वन यहाँ भी है, बी का 1 यहाँ, बाकी इसको हटा दो भाई। ओके, थोड़ा सा बड़ा कर दे रहे हैं। ठीक है, बी का 1 ये हटा देते हैं। ओके, उसके बाद आर्टिकल जो है 76 और इधर 75, इधर 75, इधर हम लोग जान रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर्स टाइप रिलेटेड कुछ है। ठीक है, तो यहाँ से ये है अपॉइंटमेंट ऑफ यूनियन मिनिस्टर्स। यूनियन मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है किसके एडवाइजरी पर? तो पीएम एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को कि इनका नाम है, आप इनको अपॉइंट करो, है कि नहीं। तो सी का 4 होना चाहिए, सी का 4 होना चाहिए, तो ये हटा दो भाई। ठीक है, अब ये भी कट गया। अब मेरे पास ऑप्शन बी ऑटोमेटिकली सही हो गया। बाकी देख लेते हैं। डी का 2 आर्टिकल 131, ये सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शंस के बारे में बात करता है कि नहीं। उसका भाई उसका खुद का उसके जुरिडिक्शंस के बारे में, एप्लीट जुरिडिक्शंस होता है ये सब, है ना। और जैसे कि स्टेट के बीच, सेंटर स्टेट के बीच कुछ डिस्प्यूट चल रहे हो तो उसे ठीक करने की बात करता है। उसके बाद अपने पास बचा क्या? 76 अटॉर्नी जनरल के बारे में बात करता है। अटॉर्नी जनरल जो अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के जरिए, है कि नहीं। कोई भी एक जज, सुप्रीम कोर्ट का जज होता है या होने लायक होता है तो उसको करते हैं। उसका ड्यूटी होता है कि भाई गवर्नमेंट को एडवाइस करो लीगल मैटर पर, है कि नहीं। और वो प्रेसिडेंट के प्लेजर तक ऑफिस को होल्ड कर सकता है। और इसका अटॉर्नी जनरल का एक राइट ये भी होता है, या कह सकते हैं हाँ, कि जितना भी कोर्ट है इंडिया के अंदर, ऑल कोर्ट टेरिटरी ऑफ इंडिया, उसमें सुनने का अधिकार होता है, ऑडियंस का अधिकार होता है कि नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते तो इसका ऑप्शन बी है। 50 क्वेश्चन, 4th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद। देखो भाई, हम लोग कल ही बात किए थे, है ना, कि सारे शेड्यूल्स का याद करने का एक ट्रिक्स था, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, 1 2 3 4, मतलब राज्य सभा।
और राज्यसभा मतलब एलोकेशन ऑफ सीट्स की बात करता है। तो देखो फोर्थ शेड्यूल कहाँ है, फोर्थ शेड्यूल क्या कह रहा है, एलोकेशन ऑफ सीट्स द काउंसिल ऑफ स्टेट। यार पहले में ही बात कर दिया उसी चीज़ का, तो आगे पढ़ना ही ज़रूरत नहीं है, पॉलिटिकल डिफिक्शन पंचायती से ये सब छोड़ ही दो, पहले में ही आ गया मेरा, तो आंसर आगे मारते हैं। ओके, अब पूछ रहा है 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। अब 11th शेड्यूल देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, क्या है, पंचायत है कि नहीं, पंचायती राज, डायरेक्टली, ज़्यादा कोई लफड़ा करना ही नहीं है भाई। और इसको ऐड कब कर गया था, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 के जरिए, है कि नहीं। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कौन सा पार्ट जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको हम लोग डिस्क्राइब परिभाषित करते हैं किस तरीके से, क्या कहते हैं उसको, सोल कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आत्मा कहते हैं। यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है, मेंस में 2015 में पूछा। फंडामेंटल राइट को, डीपीएसपी को, प्रियम्बल को और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी को। तो ये हम लोग जानते हैं कि भाई इसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी को कहते हैं, जो कि आर्टिकल कितना होता है 32 को ही हम लोग सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये प्रोटेक्ट करता है हमारे फंडामेंटल राइट्स को, और हमारे फंडामेंटल राइट मतलब वी, और वी हम ही लोगों के पास तो डेमोक्रेसी किसका है, पीपल से बना हुआ है, और हम सब का राइट्स को ही प्रोटेक्ट करता है भाई। तो ये तो भाई हो गया ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाला फंडामेंटल राइट। और इसके तहत जो है हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं डायरेक्टली, जब हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट होता है। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, रिट इशू करता है ना। कौन कौन से रिट इशू कर सकता है, हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, सर्सरी एंड प्रोहिबिशन। ठीक है, ये सब रिट करता है जारी। तो हम लोग सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आर्टिकल 12 को, 32 को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द सिटीजनशिप इन इंडिया इज करेक्ट। नागरिकता से रिलेटेड कौन सा फीचर सही है। ठीक है, ड्यूअल सिटीजन, भाई जहाँ ड्यूअल आ तो पहले वो इसी को काट दो, एक ड्यूअल यहाँ दिख रहा है, एक ड्यूअल डी में दिख रहा है, ये दोनों को काट दो। अपने स्टेट में, अपने नेशन में ड्यूअल जैसा कुछ है नहीं। हाँ, सिंगल सिटीजनशिप है, सिंगल सिटीजनशिप है, लेकिन यहाँ स्टेट क्यों बोल दिया भाई, नेशन होता तो शायद मार देते सही। सिंगल सिटीजन ऑफ होल ऑफ इंडिया, ये सही है कि भाई सिंगल सिटीजन हम लोग का एक ही नागरिकता है ना भाई पूरे इंडिया के लिए, ऐसा नहीं है स्टेट का अलग है इंडिया का अलग है, नहीं है। लेकिन वहाँ अब जबकि यूएसए, स्विट्ज़रलैंड ये सब को देखो तो इन लोगों ने क्या करके रखा है, ड्यूअल सिटीजनशिप का रखा है कि भाई स्टेट लेवल पर अलग है, नेशनल लेवल पर अलग है, इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, अब 54 क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा एक्ट जो है विच बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वॉज द फेडरल कोर्ट इन इंडिया क्रिएटेड। इनमें से कौन सा एक्ट है जिसमें से फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया क्रिएट किया गया था। तो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया एक्ट किसे, इंडियन काउंसिल एक्ट, काउंसिल मतलब कि रिप्रेजेंटेशन का बात होगा भाई, कि पीपल्स रिप्रेजेंटेशन का बात होगा ब्रिटिश पार्लियामेंट में। तो ये तो नहीं, ख़त्म करो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 नहीं, लेकिन किस में आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में इसका बात किया था, फेडरल सिस्टम को ये करने का, कोर्ट का क्रिएशन का। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर ही 1935 नज़र ही नहीं आ रहा है, तो अपने पास ऑप्शन डी मार देंगे, नन ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आता है 55 विच ऑफ द फॉलोइंग वर द मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी
ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर कौन कौन थे, ठीक है। तो सबसे पहले एक नाम तो हम लोग भूलते ही नहीं है कि ये तो भाई है ही अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, है कि नहीं। बाकी जवाहरलाल नेहरू जी को चेयरमैन बनाया गया था। चेयरमैन बने थे ये यूनियन पावर कमेटी के और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के, है ना, जिसमें इनका काम ये था कि जो मेन प्रिंसिपल है यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको बताना है और स्ट्रक्चर और प्लस में फोरम की बात करना है, ठीक है। सरदार पटेल जो कि हम लोग जिनको आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, ये चेयरमैन बने थे। हम ना कैसे याद किए थे, सरदार पटेल SP यहाँ पर ही है, तो पटेल P से प्रोविंस, ऐसे हम याद किए थे, पटेल P से प्रोविंस। तो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन के कमेटी का इनको हेड बनाया गया था, चेयरमैन बनाया गया था। और साथ में ही ये एडवाइजरी कमेटी कहते हैं कि एडवाइजरी कमेटी थे किस पे, तो फंडामेंटल राइट्स पर, माइनॉरिटीज़ पर, ट्राइबल पर और साथ में एक्सक्लूडेड एरियाज़ के भाई, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे स्टेट्स को जोड़ने का काम किया था ना, है ना। तो इनको स्टार्टिंग से उसी तरीके से काम दिया गया और जानकारी भी था, तो आगे जोड़ भी दिया, ईजिली से काम भी किया। तो सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू को हम हटा देते हैं, ठीक है। सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू को हटा देते हैं। 2 और 4 को हटाते हैं। 4 यहाँ है, 4 यहाँ है, 4 यहाँ है, मतलब ये चीज़ें सर चली गई। तो अपने पास एकमात्र ऑप्शन बच रहा है C। तो ये नहीं भी जान रहे हैं तो उसके साथ में चलो मार देते हैं, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 क्वेश्चन, इधर हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइज़र एट द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन बनने के टाइम कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइज़र कौन थे यार, ये पहले लाइन में कोई भी पढ़ता है, छोटा मोटा कोई भी किताब पढ़ रहा होगा तो वहाँ पर ही शुरू में ही लिखा रहता है यार कि भाई BN राव एडवाइज़र थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र, है ना। इसमें और ज़्यादा कुछ बात ही नहीं करना है। 57 कह रहा है फर्स्ट डे सेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चेयर्ड बाई, किन के द्वारा चेयर किया गया था। हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट जो असेंबली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना था, फर्स्ट डे का जो सेशन था वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। और उस दिन उस असेंबली में सबसे जो ओल्डेस्ट मेंबर थे वो हमारे पास थे सच्चिदानंद सिन्हा, है कि नहीं। तो उन्हीं को टेम्पररी चेयरमैन चूज़ किया गया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने इनॉग्रल एड्रेस करा पहले दिन, फिर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट के तौर पे इलेक्ट किया गया, चूज़ किया गया। कब, तो 11 दिसंबर 1946 को, जो करके हम लोग जानते हैं राजेंद्र प्रसाद फिर आगे चल करके बने फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन 2013 में पूछा गया, इसलिए इतना ईजी है, UPPCS का क्वेश्चन है। तो हमारे पास कौन है, सच्चिदानंद सिन्हा, ओके। क्या पूछ रहा है, इन द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम विच वन इज सुप्रीम। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे सुप्रीम कौन है, ओके, ऑप्शन देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट, रिलीजन। भाई ये सब तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइन है और उनके पावर और उनके लिमिट्स सब कुछ तो उसमें बताया गया, कंडीशंस बताया गया, किस तरीके का सोसाइटी रहना है, बेसिक रूल सेट किया हुआ है, कैसे मिनिमल कोऑर्डिनेशन बना करके रखना है सोसाइटी में मेंबर्स के बीच में, ये सब कुछ बता कर गवर्नमेंट को लिमिट करना है। ये सब कुछ कौन बता रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन बता रहा है। तो सबसे सुप्रीम कौन हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके डायरेक्शन से पूरी कंट्री चल रही हो, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन, और इसके बारे में अगर 2-4 बातें जानें तो हम लोग जानते हैं, अभी भी जान करके आए कि ड्राफ्टिंग कमेटी थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड। कॉन्स्टिट्यूशन को बनने के लिए 2 साल
11 महीना और 17 दिन, कहीं कहीं 18 दिन भी लिखा रहता है, तो ऑप्शन देख लेना भाई कहाँ पर क्या बोल रहा है, ठीक है। फिर हम लोग ये भी जानते हैं कि 26 नवंबर, ये भी क्वेश्चन पीछे पूछा हुआ था, है ना, देखें ना हम लोग 26 नवंबर 1949 को हम लोग अडॉप्ट किए थे कॉन्स्टिट्यूशन, और फाइनली 26 जनवरी 1950 को फुल्ली अडॉप्ट इनैक्ट सब कर लिए थे, है कि नहीं। ओके, कह रहा विच पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इन्वेस्टिजेस 3-tier सिस्टम ऑफ पंचायती राज, कौन सा पंचायती राज सिस्टम के बारे में बात करता है। पार्ट 9, 10, 11, 12। तो पार्ट 9 है कि नहीं, जो कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए ऐड किया गया था, है ना। और पार्ट 9 में डायरेक्टली चैप्टर लिखा हुआ है द पंचायत्स, जो कि 11th शेड्यूल भी इसमें इसी के दरमियान ऐड हुआ था, है कि नहीं। इसकी आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 243 से लेकर के 243 ओ तक, 243 ए लेकर के 243 ओ तक है, ठीक है। बाकी पार्ट के बारे में भी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं बाकी पार्ट के बारे में। तो पार्ट 10 जो है वो शेड्यूल एरिया प्लस ट्राइबल एरिया के बारे में बात करता है, जो कि आर्टिकल 244 एंड 244 ई का बात कर ए में है, ठीक है। उसके बाद पार्ट 11 जो है ये रिलेशन बताता है किसके बीच में, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट के बीच में, ठीक है। अब किस तरीके का रिलेशन, तो 2 तरीके का रिलेशन, एक रिलेशन लेजिस्लेटिव रिलेशन, ओके, और दूसरा रिलेशन एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन। लेजिस्लेटिव रिलेशंस का जो आर्टिकल है वो 245 to 254 है। एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेशन का जो बात है वो आर्टिकल अपना इधर आगे चल जाएगा 254 से 263 तक, ठीक है। इसको हम लोग चैप्टर 1 कहते हैं, इसको हम लोग चैप्टर 2, मतलब चैप्टर 2 में रखा गया, इसको चैप्टर 1 में रखा गया। ये इसलिए बताया क्योंकि अभी आगे एक क्वेश्चन और आएगा चैप्टर 1 चैप्टर 2 से रिलेटेड, ओके। पार्ट 12 जो है ये फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, इस सब के बारे में बात करता है। इसका आर्टिकल 264 से लेकर के 300 ए तक है, और हम लोग जानते हैं ये क्या है, राइट टू प्रॉपर्टी को यहाँ रखा गया, तो प्रॉपर्टी रिलेटेड बात करता है ये, ओके। तो 959 का आंसर अपने पास ये है। पंचायत के बारे में बात किया था ना, तो पंचायत का 9 में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। ये कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड नहीं है, इनमें से कौन सा, देखते हैं। 40 आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, सब कोई जानता है। 44 UCC, सब कोई जानता है। 39A इक्वल जस्टिस एंड फ्री एंड लीगल एड, ये भी मार्क्स में हम लोग, क्योंकि भाई फ्री एक्सेस टू द लीगल प्रोसेस एंड विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, हम क्लास पे, सेक्स पे, रेस पे, क्रीड पे किसी भी तरीके से भेदभाव नहीं कर सकते हैं, और सबको इक्वल जस्टिस देना है, फ्री लीगल एड भी देना है, ये भी ठीक है। ये जो है आर्टिकल 48 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ना ये हम लोग देखेंगे कि इधर लास्ट में दिखेगा। ये जो है 48 बात करता है बैनिंग से लेकर के, मतलब बैनिंग रिलेटेड चीज़, बैनिंग ऑफ एनिमल स्लाउटरिंग ऑफ, जैसे कि काव हो गया, कल्स हो गया, और फिर कैटल्स हो गए, इन सब के बैनिंग के लिए बात, ठीक है। तो नॉट पूछा था, करेक्टली मैच ऑप्शन डी, ठीक है, ओके। 61 हु या विच ऑफ द फॉलोइंग इज competent टू प्रिस्क्राइब कंडीशन फॉर एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप, इनमें से कौन है जो बता सकता है कि भाई कौन कौन से कंडीशन होंगे सिटीजनशिप एक्वायर करने के। तो कौन, इलेक्शन कमीशन नहीं, उसको तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन एंड इलेक्टोरल रोल तैयार करने के लिए है भाई, ठीक है। प्रेसिडेंट, ये तो पूरी तरीके से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और PM के एडवाइस पर चलते हैं,
पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर ज्वाइंटली, नो, सेंटर और स्टेट पावर को इक्वल कर रहे हो, इतने बड़े चीज़ में सेंटर को स्ट्रांग रखना होगा, तो पार्लियामेंट यहाँ दिख रहा है। हाँ, तो आर्टिकल 11 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो पावर देता है पार्लियामेंट को कि भाई आप जो है लॉ बना सकते हैं सिटीजनशिप के एक्विजिशन से लेकर के और टर्मिनेशन से लेकर के, ठीक है। तो ये हमारे पार्लियामेंट में पावर कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 11 में पावर दिया है पार्लियामेंट को। तो ऑप्शन डी यहाँ पर ही सही होता हुआ नज़र आता है, ठीक है। ओके, विच एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, मेड इट पॉसिबल फॉर द इंडियंस टू टेक सम शेयर एंड इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर कंट्री। पहली बार कौन सा एक्ट था जिसमें से इंडियन लोगों को पार्ट लेने के लिए दिया एडमिनिस्ट्रेशन में, तो कौन सा था? अब हम पहले ही जहाँ काउंसिल आएगा, हम पीछे भी क्वेश्चन में बात की, जहाँ काउंसिल आएगा वहीं पर ही इंडियन पीपल को ऐसा पार्ट लेने के लिए दिया जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ काउंसिल देखना है पहले, एक ही काउंसिल यहाँ पर हमको दिख रहा है भाई, डी में काउंसिल एक्ट 1861, ये सब हटाई दो। चार्टर एक्ट, ये सब तो भाई कैसे रेगुलेट करना है इंडिया पे, उसमें ही हर 20 साल में टर्म्स बढ़ाए जा रहे थे और उसमें कुछ कंडीशंस थे, है ना। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इसमें जो है ये था सेल्फ गवर्नेंस के और जाने का पहला एक माइलस्टोन, ठीक है, जिसमें पहली बारी इस कंसेप्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है, कि इंडियंस भी एडमिनिस्ट्रेशन में रिप्रेजेंट कर पाएंगे। और इसी एक्ट को एक्सपैंड किया और इसमें जो है इंडियंस को अपॉइंट किया एज अ, ध्यान रहे, एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर, जो कि प्रॉब्लमेटिक था आगे चल करके, फिर भी प्रॉब्लम होगा, फिर हम लोग लड़ेंगे। डिटेल हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, डिटेल मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी में, ठीक है। हालांकि ये सारी चीज़ें जो है मॉडर्न हिस्ट्री का भी पार्ट का है, ठीक है, लेकिन चूँकि हम लोग पॉलिटी में पॉलिटिकल अंडरमाइनिंग पढ़ते ही हैं पहला चैप्टर, तो वहाँ पर ही इसलिए क्वेश्चन इधर उधर हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन 63 कह रहा, विच पार्ट एंड द चैप्टर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट। अभी देखो, इसी चीज़ पे हम यहाँ पर ही बात किए थे, लेजिस्लेटिव रिलेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, ठीक है, 63 ए। तो इसका ऑप्शन ए, पार्ट 11 चैप्टर 1 और पार्ट 11, ठीक है भाई। PIQ का रोल है, देख करके समझ में तो आ ही रहा होगा कि भाई UP PCS मेंस 2012 और आगे चल करके फिर अगर 12 का क्वेश्चन करके जाओ तो 13 में हो जाएगा। इस तरीके से है कि ऑप्शन भी पढ़ करके चलते चले जाओ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन 64। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रियम्बल फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कौन सा ऐसा केस था जिसमें पहली बार कहा गया कि प्रियम्बल जो है पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले अगर केशवानंद भारती रहता तो यहाँ केशवानंद भारती मार देते, लेकिन केशवानंद कहीं नज़र नहीं आ रहा है, तो हम लोगों को ये थोड़ा सा फैक्ट बेस ज़्यादा हो गया, क्योंकि टाइम देखो यार, तो ये केसेस याद करना मुश्किल है थोड़ा सा, फिर भी पढ़ना तो होगा, याद करना तो होगा, ठीक है। तो हम लोगों के पास इसमें है बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें ही इसमें ही बात किया गया था कि प्रियम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसको साथ में कॉन्स्टिट्यूशन के अदर प्रोविज़न जो होंगे उसके साथ पढ़ा जाना चाहिए, ठीक है, अलग से नहीं, उसके साथ में, ठीक है, ये बात किया गया था। थोड़ी जानकारी इन लोगों के बारे में ले लेते हैं। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस डॉक्टर कोहली, ये जो केस है वो रिलेटेड है प्रमोशन और सीनियरिटी इन द गवर्नमेंट सर्विस में प्रमोशन और सीनियरिटी से रिलेटेड, ठीक है।
बनारसीदास वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ये जो केस है ये रिलेटेड है लैंड एक्विजिशन से, ठीक है, लैंड एक्विजिशन रिलेटेड, ओके। और मलक सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, मलक सिंह स्टेट ऑफ पंजाब, ये जो है ये रिलेटेड है, रिलेटेड विथ ट्रांसफ़र ऑफ लैंड एंड द वैलिडिटी ऑफ certain स्टेट लॉ, ठीक है, ओके। 64 सी। तो हो गया भाई, आज के लिए इतना ही। हम लोगों के पास करीबन 20-21 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू।